स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। झारखंड सरकार को बड़ा झटका लगा है। जहां झारखंड सरकार को बड़ा झटका लगा है। 9 कोयला खदानों की नीलामी पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस अंतरिम रोक से इनकार कर दिया है। झारखंड सरकार ने नीलामी को दरअसल चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश पर ही अब अगला कदम लिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को दरअसल आश्वस्त किया कि इससे पर्यावरण को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। तो 9 कोयला खदानों की नीलामी का फैसला लिया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार की तरफ से चुनौती दी गई थी। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। सुशील, झारखंड सरकार के लिए बड़ा झटका, क्योंकि हवाला इस बात का दिया गया था कि यहां के पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा 9 कोयला खदानों की नीलामी को लेकर। बिल्कुल, देखिए श्रद्धा, एक बड़ा झटका जरूर कहीं ना कहीं झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार पहुंची ही इसलिए थी कि जिस तरह 9 कोयला खदानों की नीलामी में केंद्र सरकार ने अपना इंटरप्रिटेशन दिखाया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार का जो अधिकार है उस क्षेत्र से बाहर जाकर ये फैसला लिया गया था। और जिस तरह 9 कोयला खदानों की नीलामी की जा रही है, उससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन इस पूरे मामले में झारखंड सरकार की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट को उतना आश्वस्त नहीं कर पाए, लेकिन एक आदेश भले ही सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार के फेवर में दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये केंद्र सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी फैसला लिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन उस पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ही लगाएगा। लेकिन अटॉर्नी जनरल की तरफ से साफ तौर से कहा गया कि जो कोयला खदानों के नीलामी की बात कही गई है केंद्र सरकार की तरफ से, उस मामले में ऐसा कोई भी कदम केंद्र सरकार की तरफ से नहीं उठाया जाएगा जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान हो, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी सुशील, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बराबर नजर रहेगी इस पूरे मामले पर। जी बिल्कुल, साफ तौर से देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी फैसला लिया जाएगा वो अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के मोहर के बाद ही माना जाएगा। लेकिन जिस तरह कोयला के खदानों की नीलामी पर झारखंड सरकार चाहती थी कि तुरंत सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए, वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को एक हरी झंडी दे दी है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल इस बात का ख्याल जरूर रखा जाएगा कि पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान ना हो। सुशील, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झारखंड सरकार को एक बड़ा झटका। बात कर लेते हैं आरा की खबर की। आरा में बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक की बीच बाजार गोली मारकर हत्या कर दी। घटना नगर थाना के टेम्पो स्टैंड की है। मृतक का नाम धनंजय कुमार बताया जा रहा है, जो टेम्पो स्टैंड का एजेंट था। बाइक से पहुंचे 3 अपराधियों ने ताबड़तोड़ उस पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बीच बाजार शूटआउट की इस घटना से अफरा तफरी मच गई। मौके से 15 से ज्यादा खोखे और एक कारतूस बरामद किया गया है। वारदात के बाद अपराधी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के एक क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। प्रोत्साहन राशि देने के एवज में अपने ही एक रिटायर्ड सहयोगी से 50,000 रिश्वत लेने का आरोप इस पर है। शिकायत के बाद विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाया और फिर आरोपी क्लर्क को रंगे हाथ ट्रैप कर लिया गया। दीपक कुमार इसी सदर हॉस्पिटल के लिपिक हैं, जिनका प्रोत्साहन राशि भुगतान के लिए इसी गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के स्थापना के प्रधान लिपिक हैं अंजनी कुमार वर्मा, उनके द्वारा फरियादी दीपक कुमार से 50,000 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। किस मामले में वो रिश्वत ले रहे थे सर? प्रोत्साहन कोविड-19 में ये प्रोत्साहन राशि के भुगतान के वजह। वहीं बक्सर से बड़ी खबर। बक्सर में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पोस्टमास्टर को गिरफ्तार कर लिया है। रिश्वत लेते हुए पोस्टमास्टर को गिरफ्तार किया गया है। नए बाजार पोस्ट ऑफिस में सीबीआई ने यह कार्रवाई की है और यहां पर पोस्टमास्टर को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है।
वहीं मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक के घर छापा मारा गया है। विधायक केदार गुप्ता के घर पर छापेमारी की गई है। चुनाव के लिए पैसे बांटने का आरोप विधायक पर लगा है। कुढ़नी से इस बार उम्मीदवार भी हैं केदार गुप्ता। कुढ़नी में कल मतदान होने वाला है, तो बीजेपी विधायक के घर छापा मारा गया है। हम आपको बता दें, मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक के घर पर यह छापा मारा गया है। चुनाव के लिए पैसे बांटने का आरोप केदार गुप्ता पर लगा है। हम आपको बता दें, कुढ़नी से इस बार भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं केदार गुप्ता और कुढ़नी में कल मतदान होने वाला है। और पूर्णिया में उधर बड़ा हादसा हो गया है। सदर थाने के बियाडा में यह हादसा हुआ है। जूस की एक फैक्ट्री में बॉयलर फट गया, जिसमें फैक्ट्री के मालिक नवल किशोर गुप्ता समेत 5 कामगार घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को पूर्णिया सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल जांच की जा रही है कि आखिर कैसे बॉयलर फटा। बॉयलर फटने के बाद उसका चदरा करीब 100 मीटर की दूरी तक उड़कर गया था। पूर्णिया में ये बड़ा हादसा पेश आया है। सदर थाने के बियाडा में यह हादसा हुआ है। जूस की एक फैक्ट्री में बॉयलर फट गया और इसमें 5 कामगार घायल हुए हैं। मुजफ्फरपुर की खबर की बात करते हैं। मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक के घर पर छापा मारा गया है। विधायक केदार गुप्ता के घर पर छापा मारा गया है। चुनाव के लिए पैसे बांटने का आरोप केदार गुप्ता पर लगा है। हम आपको बता दें कि कुढ़नी से केदार गुप्ता इस बार भी उम्मीदवार हैं और कुढ़नी में कल मतदान होने वाला है। तो केदार प्रसाद गुप्ता पर आरोप लगा है पैसे बांटने का। छापा मारा गया है उनके घर पर। हम आपको बता दें कि कुढ़नी से इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से विधायक भी हैं केदार गुप्ता। बीजेपी विधायक के घर पर छापा मारा गया है। कल कुढ़नी में चुनाव होने वाला है। जाहिर है गंभीर मामला। चुनाव के लिए पैसे बांटने का आरोप इन पर लगा है। बिहार चुनाव के आखिरी चरण में सभी दलों की नजर सीमांचल पर टिकी है। खासकर सीमांचल के मुस्लिम वोटरों पर सभी ने अपनी निगाहें टिका रखी है, क्योंकि सत्ता का रास्ता सीमांचल होकर ही जाएगा। सीमांचल में चुनाव को दिलचस्प बना रही है ओवैसी की एंट्री। तो जानिए सीमांचल किसको दे रहे हार जीत का पैगाम। बिहार की सियासी हवा कहती है कि जिसने कोसी सीमांचल को फतह किया वो बिहार का सिकंदर बना। पिछले कई चुनावों में निर्णायक भूमिका अदा करने वाले दोनों क्षेत्र इस बार भी हार जीत की अंतिम पटकथा लिखने को तैयार हैं। लेकिन सियासी कैनवास पर इस बार बने नए नए समीकरणों ने मुकाबले को उलझा दिया है। पिछले चुनाव में कांग्रेस आरजेडी के साथ वाला जेडीयू इस बार एनडीए के साथ है, जबकि एनडीए की सहयोगी एलजेपी इस बार अकेले चुनावी मैदान में है। वाम दल आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन के साथ है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए से बाहर बसपा और ओवैसी के साथ ताल ठोक रही है। अल्पसंख्यक बहुल सीमांचल में ओवैसी की एंट्री ने सीमांचल की सियासी हवा का रुख बदल दिया है। बिहार में इलेक्शन के जनसभाओं से तकरीर कर रहे, भाषण दे रहे, बार बार हम पर ही निशाना बना। बिहार का सीमांचल का इलाका बंगाल से सटा हुआ है। ये वो इलाका है जहां गरीबी है। हर साल बाढ़ से जिंदगी दूभर हो जाती है। लोग पलायन को मजबूर होते हैं और इस इलाके में मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। 15 से 17 सीटों पर मुसलमान मतदाता निर्णायक भूमिका में है। कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां मुस्लिम मतदाता परिणाम को प्रभावित करते हैं। सीमांचल के 4 जिलों के आंकड़े को देखें तो पूर्णिया में 35%, कटिहार में 45%, अररिया में 51% और किशनगंज में सबसे ज्यादा 70% मुस्लिम मतदाता है। जाहिर है सीमांचल में जीत उसी की होगी जो जमीनी हकीकत को समझेगा। अब आइए जानते हैं कि सीमांचल का एक्स फैक्टर क्या है, क्योंकि सियासी लिहाज से ओवैसी की एंट्री सीमांचल की सियासत पर बड़ा फर्क डाल सकती है। ओवैसी की एंट्री सीमांचल में बड़ा फैक्टर है। एआईएमआईएम 2 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
ओवैसी ने 24 में 6 सीटों पर दलितों, ओबीसी और आदिवासी कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। सीमांचल में ओवैसी की एंट्री से मुस्लिम वोटों में बिखराव की आशंका है। बिखराव के हालात में आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। दरअसल पिछले साल ओवैसी ने किशनगंज सीट से अपना खाता खोलकर सबको चौंका दिया था। जाहिर है फाइनल फाइट इस बात को तय करेगा कि अगले 5 सालों तक राज्य पर कौन शासन करेगा। इस बार आरजेडी के सामने एम समीकरण के तिलिस्म को बचाने की चुनौती है, तो एनडीए को अपने काम पर भरोसा है। इन सब के बीच सीमांचल की सियासत ध्रुवीकरण को भी साध रही है, लेकिन सीमांचल की फिजाओं में बेरोजगारी, पलायन, बाढ़ जैसे अहम मुद्दे तैर रहे हैं, जो मतदान से पहले जनता के जेहन में जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो सीमांचल की जनता किसके सिर पर सजाती है ताज, इसके लिए 10 तारीख का करना होगा इंतजार। इधर तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खासतौर से नेपाल से सटी सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाल्मीकि नगर बॉर्डर इलाके में चौकसी का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडो नेपाल बॉर्डर पे और हम वाल्मीकि नगर बैराज के पास हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं सशस्त्र सीमा बल चेकपोस्ट गंडक बैराज, यानी कि हम इस वक्त नेपाल के बॉर्डर पे हैं वाल्मीकि नगर। और चुनाव को लेकर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और जब से कोरोना काल था तब से इंडो नेपाल बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इंडो नेपाल बॉर्डर की तस्वीर, जहां पे जो एसएसबी के जो जवान हैं वो तैनात हैं और पूरी मुस्तैदी से सुरक्षा में लगे हुए हैं। और जाहिर सी बात है कोई चुनाव के दिन गलत तरीके से आ ना जाए, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। और साथ ही बॉर्डर पे कांटे का बार भी लगा दिया गया है। तो कांटे का बार इस वक्त आप देख सकते हैं इंडो नेपाल बॉर्डर पे है, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। और नेपाल में बिहार के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, जो कई लोग ऐसे हैं जो वाल्मीकि नगर के साथ साथ जो विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में, उनके वोटर भी हैं। लेकिन बॉर्डर सील होने की वजह से वो इधर इंडिया की तरफ नहीं आ सकते। तो जाहिर सी बात है वैसे लोग मतदान करने से वंचित रह जाए। लेकिन फिलहाल जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि बॉर्डर इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो, इसको लेके एसएसबी के जवान भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, इंडो नेपाल बॉर्डर, वाल्मीकि नगर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।